नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें। देखिए, आज जो है न्यूज़ पे बात नहीं होकर आज बात होगी कि शेयर का सिलेक्शन हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि रिस्क कम से कम हो सके और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखिए, डीआईज और एफआईज को अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि शेयर्स खरीदने का तरीका और बेचने का जो तरीका होता है उनका, तो उसमें जो है उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, नुकसान काफ़ी कम होता है। नुकसान उनको भी होता है लेकिन ओवरऑल जो है आप देखेंगे प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा रहता है। लेकिन रिटेलर के साथ जो है ये कहानी उलट जाती है। रिटेलर में क्या होता है कि नुकसान करने वाले ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट करने वाले कम होते हैं। क्योंकि देखिए, शेयर बाज़ार का जो है इक्वेशन है उसके हिसाब से कोई लूज करेगा तो कोई कमा रहा है, तो ज़्यादातर जो है वो लूज करने वाले रिटेलर होते हैं। और क्योंकि हम अपनी आदतों के कारण ही लूज़ करते हैं। देखिए, हमें शेयर खरीदने का कोई तरीका नहीं होता है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमें शेयर्स खरीदना है और शेयर्स की कीमत भाग जाएगी और उसको हम कहीं भी खरीद लेते हैं, किसी भी शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो शेयर जो है एक जो है पूरा कोई तुक्का नहीं है, शेयर एक पूरा गणित है। तो और उस गणित को जो है बेहतरीन ढंग से अगर आप समझेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा या मिड टर्म में फ़ायदा देगा। शॉर्ट टर्म के बारे में मैं नहीं कह सकता, शॉर्ट टर्म में स्विंग भी करते हैं लोग, मतलब वो अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो है हम लोग बेसिकली जो दो बातें कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म वालों के लिए, एक लॉन्ग टर्म वाले के लिए। और दूसरी बात कि यहाँ जो बातें होंगी वो सब जो है सुनी सुनाई बातें होंगी, लेकिन उसको सबको जो है एक माला में पिरोकर हम आपके सामने पेश कर पा रहे हैं और उसको उसमें जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो इसको जो है जो पुराने लोग हैं उनको हो सकता है कि ये बातें अटपटा लगे, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए एक सीख का सबब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि शेयर बाज़ार में हम शेयर का सिलेक्शन किस तरीके से करें ताकि हमें मुनाफा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो और रिस्क थोड़ा कम रहे। रिस्क तो रहेगा, बाज़ार में है, बाज़ार है तो रिस्क तो बना रहेगा, लेकिन कम कर सकें उसे हमें। तो देखिए, सबसे पहले शेयर्स का चुनाव करने से पहले हमें उसका फंडामेंटल्स देखना है। जब फंडामेंटल्स के जो 5-6 पॉइंट्स हैं उस पर अगर वो खड़ा उतरता है तभी वो शेयर जो है हमारे विश लिस्ट में आएगा। मतलब तभी हमें खरीदना नहीं है, वो हमारे एक पेपर में आ जाएगा कि भैया इतने शेयर, अगर हमें 20 शेयर्स खरीदने हैं तो ये 50 शेयर्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो जिस पे हम सोच सकते हैं। तो उस फंडामेंटल्स के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। कोई ये नहीं है सीरियल नंबर वाइज नहीं है ये कि जो है रैंकिंग नहीं है इसमें, लेकिन उसमें बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीई पे। देखिए, पीई जो है वो ज़रूर देखिएगा और पीई का जो मापदंड है वो शेयर्स के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि 20 से 50 के बीच का जो पीई वाला जो शेयर्स है उसे ही हम चुनेंगे। हालांकि यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ शेयर्स जो है वो आपको जो है 60 के पीई पे मिलेंगे और तमाम बातें, तो वो एक्सेप्शन अलग है, वो उसको तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो पी, जैसे बहुत सारे जो ऐसे शेयर्स हैं जिसका 100 पी हो गया, 200 पी हो गया, तो ऐसे शेयर्स की तरफ देखना भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात की जो फंडामेंटल्स में जो हमें बात कर रहे हैं आपसे, तो ये सब कुछ देखना है आपको स्क्रीनर में। और स्क्रीनर को किस तरीके से देखना है वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में वो डाला हुआ है, वीडियो स्क्रीनर, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ जो बातें होंगी वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियो पहले से पड़ा हुआ है उसको आप देखिएगा सिलसिलेवार ढंग से, तो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगी और उस पर फिर आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का जो नियम है हमारे पास कि मैक्सिमम अगर हम लेंगे तो 5 टाइम्स, जो बुक वैल्यू और शेयर्स के बीच का जो फ़र्क होगा वो 5 टाइम्स हो, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की बात अलग है, वो 6 टाइम्स भी हो सकता है, 7 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन इस दूसरे मापदंड पर भी खड़ा उतरना चाहिए। तीसरी बात है कि पब्लिक की हिस्सेदारी, और पब्लिक की हिस्सेदारी में रूल रेगुलेशन बिल्कुल टाइट है। 20% से अगर ऊपर है, 2-4 शेयर्स हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी अगर 20% से ऊपर है पब्लिक की हिस्सेदारी तो उस शेयर्स को हम ना देखेंगे, चाहे उसका पी कुछ हो कुछ भी हो, है ना, नहीं देखना है। ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। दूसरा हो गया डेब्ट टू इक्विटी, कि कर्ज उसने कितना ले रखा है, और उसमें नियम है एक ही 0.25। वो सब कुछ स्क्रीनर में समझाया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जो है 5वां पॉइंट हो गया प्लेज परसेंटेज, कि कितना गिरवी ले रखा है उसने, और उसमें 1% से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। जो है कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो बड़े जो बेहतरीन शेयर्स लोगों के दिमाग में है कि 100% उसने शेयर्स गिरवी रखा है,
तो ऐसे शेयर से बिल्कुल बचना चाहिए। तो प्लेज परसेंटेज में जो है 1%, 2% तक ज़्यादा से ज़्यादा आप जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कंसिडर ना कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि डेप्ट फ्री कंपनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, जो बोरो किया हुआ है उसने, जो लोन ले रखे हैं उसने, जो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। और देखिए, लोन कंपनियां लेती हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, वो आपको दिख जाएगा और स्क्रीन में आप समझ भी जाइएगा। तो उसमें भी मापदंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है उसका सेल्स देखेंगे हम, कि सेल्स जो है वो हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या सेल्स जो है घट तो नहीं रहा है। अगर घटा है किसी साल तो वहाँ क्या रीज़न है, उसको गूगल करेंगे आपको निकल जाएगा। तो सेल्स उसका देखेंगे हर साल बढ़ रहा है। दूसरी बात कि प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट को दो तरीके से देखेंगे, एक तो क्वार्टर का देखेंगे। इस बार जैसे Q2 का अगर आया है प्रॉफिट का जो रिजल्ट आया है, उसको Q1 से कंपेयर नहीं करेंगे, उसको पिछले साल के Q2 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वहाँ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और साल का जो हर साल के मार्च में आता है कि वहाँ पे उसका क्वार्टर जो साल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है या घटा है। अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बातें हैं। तो इस तरीके से जो ये 8 पॉइंट्स पे जो शेयर्स हमारा खड़ा उतर जाता है, उसको हम अपने विश लिस्ट में डालेंगे। और ये सब जब मापदंड आप लगाएंगे जो है, तो आपके पास मुश्किल से 60 से 70 शेयर्स ही आपकी लिस्ट में आ पाएगा, उससे ज़्यादा शेयर्स जगह नहीं बना सकेगा। और दूसरी बात कि जो है कि जैसे आप लिस्ट में बना लिया, ये नहीं कि आप 60 शेयर्स को जाके खरीद लीजिएगा, उस पर भी आगे बात करेंगे हम। और स्क्रीनर के लिए जो भी कन्फ्यूजन है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, फंडामेंटल्स हो गया। अब हमें देखना है टेक्निकल पे, कि जो है कि टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये जो हम 60 या 70 शेयर्स को चुनने हैं, जो फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खड़ा उतरता है या नहीं उतरता है, वो दूसरी जो है दरवाज़ा है। तो उसमें होता है कि हमें ट्रेडिंग व्यू, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है ट्रेडिंग व्यू, उसको आप देख लीजिएगा कि उसमें किस तरह से ट्रेडिंग व्यू को जो है उसमें इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं, वो सब कुछ समझाया हुआ है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में जो है 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं आपको। एक तो लगाना है 250 और 20 DMA का, एक ही में लग जाता है, वो समझाया हुआ है हमने। तो 250 20 DMA का आप जो है इंडिकेटर लगा लीजिएगा। मतलब 200 दिन का जो शेयर का एवरेज था वो, 50 दिन का शेयर का जो एवरेज था वो, और 20 दिन के शेयर का जो एवरेज था वो लग जाएगा। और दूसरा आपको लगाना है RSI जो है, ये दोनों चीज़ें बताई हुई हैं। और जो टेक्निकल चार्ट में जो आप कैंडल स्टिक चार्ट और जो तमाम चीज़ होते हैं, उसमें ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, डॉजी क्या है, हैमर क्या है, इतना ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना चाहिए कि एक लाल कैंडल है, एक हरा कैंडल है, इस पर कि शेयर खरीदने का तरीका क्या होगा। तो देखिए, शेयर खरीदने का जो तरीका है कि आपको जो पैसे लगाने हैं उसको आप 3-4 फेज़ में लगाएंगे, उसको एक बार में पैसा नहीं लगाएंगे। जो है पहला, डिसिप्लिन रहना है बॉस। डिसिप्लिन नहीं रहिएगा तो जो है मल्टी मिलियनर नहीं बन सकते हैं आप। डिसिप्लिन पहला शर्त है इसका। तो आप उसको 4 लेंगे। तो पहला आप लेंगे कि 200 DMA के नीचे जैसे ही आपका शेयर आया है, शेयर कौन सा आया है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके लिस्ट में आ चुका है, 200 DMA के नीचे। 200 DMA को हम लोग लक्ष्मण रेखा भी बोलते हैं, और वो लक्ष्मण रेखा का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो लक्ष्मण रेखा के नीचे अगर आया तो हम पहली खरीदारी करेंगे। उसके बाद 200 DMA के नीचे अगर 50 DMA आ जाता है नीचे, और उसके नीचे फिर शेयर्स आ जाता है, तो दूसरी खरीदारी होगी वो। और 200, 50 और 20 DMA के नीचे ये हो गया ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर, ये भी प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको देख लीजिएगा। उसके नीचे अगर हम शेयर्स आता है तो यहाँ खरीदेंगे, और यहाँ हम खरीदेंगे ज़बरदस्त। मतलब अगर ऊपर हमने जो है 10% खरीदा है, सेकंड फेज में 10% खरीदा है, तो यहाँ हम 60% शेयर खरीदेंगे, 60% रुपये का शेयर खरीदेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जाकर इंतज़ार करेंगे, या तो यहाँ से रिवर्स होगा वो ऊपर, या हो सकता है उसमें और करेक्शन हो जाए। 5% का अगर करेक्शन हो जाता है तो जो आखिरी जो खरीदारी है वो हम करेंगे। और उसके बाद भी अगर नीचे चला जाता है तो चुपचाप बैठेंगे, और ऊपर जाता है तब भी चुपचाप बैठेंगे, ठीक है। बेचने का क्या तरीका होता है इसमें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, या फिर ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर पलट जाए, मतलब 200, 50 और 20 DMA के ऊपर जब शेयर चला जाए तभी बेचेंगे। बेचने में वो नहीं कि 200 के ऊपर चला गया तो हम बेच देंगे, नहीं। 200 और 50 के ऊपर चला गया तो नहीं, 200, 50 और 20 DMA के ऊपर जाएगा तभी बेचेंगे। ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा देखना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, है ना।
नहीं तो जो है आप शेयर बाज़ार में इसी तरह से पूछते रहेंगे कि हमें एक शेयर बता दो, हमें वो शेयर बता दो। मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस है कि आपको तैयार करना ताकि आप खुद ही शेयर चुन सको, है ना। किसी और पे जो है आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद चुनना है और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो शुरू कीजिए, ठीक है। और एक और तरीका है शेयर खरीदने का कि कोई शेयर्स बेहतरीन शेयर्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है और वो अपने 52 वीक के लो पे आ गया है, 52 हफ्ते के लो पे, मतलब साल का सबसे लोएस्ट पे वो आ चुका है, तो वहाँ आपको खरीदारी करनी है। और उसमें एक बार उसको गूगल कर लीजिएगा उस शेयर्स का, कि देख लीजिएगा कहीं उसके खिलाफ तो कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं है, कोई गलत न्यूज़ तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है उस कंपनी में। उसके बाद अगर देखिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है तो उसे खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो शेयर फिर 52 वीक से लो से फिर एक दिन 52 वीक हाई बनेगा, तो फिर आपको निकलने का वो समय है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने का है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस पर अगर आप करेंगे तो अगर जैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी आपने किया तो ये साल में एक बार हो ही जाता है रिवर्स, किसी किसी शेयर्स में 2 बार भी हो जाता है। तो ये आपको जो है अमूमन 15 से 20% रिटर्न दे जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म की तो कहानी ही अलग है। और ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भैया हमें कितने शेयर्स रखने हैं। तो एक बंधु ने हमें मेल किया है कि मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, उसने 100 शेयर्स हैं उसके। तो ऐसे करोगे तो फिर कभी ना कमा पाओगे ज़िंदगी में। जो है पोर्टफोलियो साइज जो है मैक्सिमम 25 या आप लोगों के लिए मिनिमम 20 से 25 के बीच रखिए। जो ज़्यादा अनुभवी हैं वो 15 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। जो है वो डिपेंड करता है कि कितने साल का उनका अनुभव है, किस तरह से वो पारंगत है उस चीज़ पे। लेकिन आप लोगों के लिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 25, और एक शेयर में 5% से ज़्यादा नहीं लगाना है। जो है ये नहीं कि उस पर जो है रेले हुए हैं उसको एवरेज कर दिया, और ये शेयर को 5% भी लगाना है आपको 3-4 तरीके में जो हमने बताया अभी शेयर चुनने का तरीका, और उसके हिसाब से फिर जो है आपको 5% लगाना है। और अगर एक सेक्टर का है तो एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं लगाना है। सपोज कि आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर्स में 3 बैंक के शेयर्स हैं, तो आप 5% करके 15% मत लगा दीजिएगा वहाँ, उसको फिर 10% के अंदर ही तीनों को रखना है। तो उसमें फिर जो है आप 3.25 के आसपास जो है करके लगाइएगा। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिएगा, डिसिप्लिन रहना है, तभी चीज़ें हो सकती हैं। और जो बंधु 50 साल से नीचे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में जो है 25% लार्ज कैप का शेयर जरूर रखें, बाकी 75% में मिड कैप रखें, स्मॉल कैप रखें, पेनी रखें, जो रखना है वो रखें, लेकिन 25% लार्ज कैप जरूर रखें। अब पेनी को भी ऐसा नहीं, पेनी का भी अगर स्टॉक रख रहे हैं तो 5% से ज़्यादा मत रखिएगा उसको। जो है अगर बहुत रिस्क टेकर हैं तो 10% से ज़्यादा मत रखिएगा। तो उस तरीके से। और अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं तो फिर 50% लार्ज कैप के शेयर्स होने चाहिए, 50% में बाकी शेयर्स होने चाहिए। और अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो 80% लार्ज कैप के शेयर्स होने चाहिए और 20% में बाकी चीज़ें रखें, क्योंकि बुढ़ापे में पैसा जो है बड़ा अहम चीज़ होता है। ठीक है। अब जो एक आता है मनी मैनेजमेंट, ये भी अपने आप में कमाल का चीज़ है। अगर इसको मैनेज नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी बात, और आपके जो है नींद उड़ा देते हैं वो अगर मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं किया तो मनी मैनेजमेंट के लिए कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो 1 साल का इमरजेंसी फंड रख लीजिए। जैसे अगर आपका घर का खर्चा 50,000 रुपये का है तो जो है आप 6 लाख रुपये आपके बैंक में एफडी में पड़ा रहे। अगर 1 लाख रुपये का है तो फिर 12 लाख रुपये आपके एफडी में पड़ा रहे। प्लस आपको ज़रूरत है अगर जैसे कि आपके घर में शादी के लिए खर्च करना है, आप कोई घर आधा बना चुके हैं उसको पूरा कंप्लीट करना है, या फिर जो है बच्चे के एजुकेशन के लिए है, तो वो पैसा निकाल कर एफडी में रखेंगे। ये नहीं कि भैया अभी घर बना रहे हैं, आधा 6 महीने में बनेगा तब तक लगा देता हूँ, बाद में शेयर बाजार से निकाल लूँगा, जो है तो उस तरीके से नहीं। या बच्चे का एजुकेशन अभी 6 महीने के बाद है तब तक 6 महीने शेयर बाजार में लगा देता हूँ, उस तरीके से नहीं करिएगा। उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखिएगा, यानी जो आपका एक्स्ट्रा मनी है वही पैसा शेयर बाजार में लग रहा है। ठीक है। और जो सरकारी जॉब में है उनके लिए 3 महीने से 6 महीने इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इनको साल भर रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो मनी मैनेजमेंट का जो एक दूसरा तरीका है चीज़ें, जिसमें बहुत लोग अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं इंश्योरेंस को लेकर। इंश्योरेंस में फालतू का इंश्योरेंस करवा लेते हैं बहुत सारे। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में एक ही फार्मूला है कि आप टर्म इंश्योरेंस करवाइए, रकम क्या होगी वो अपने हिसाब से आप तय कर लीजिए, जो है जो आपकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से करिए। बाकी जो इंश्योरेंस होते हैं ना कि भैया ये शेयर बाजार से लिंक्ड है, ये उससे लिंक्ड है, ये सब कुछ करने का। शेयर बाजार से लिंक्ड है तो सीधे म्यूचुअल फंड खरीद लो ना आप जाके, या सीधे शेयर पे इन्वेस्ट करो,
उसको क्यों कर रहे हो आप? तो अगर आपको लेना है तो एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जो है उसमें वो आपके पैसे जो है ख़राब होंगे, मतलब एक तरीके से बाद में जो है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग रहें आप लोग, तो वो, लेकिन फिर भी वो टर्म इंश्योरेंस एक करवा लीजिएगा। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस कराने का जो तरीका है, जैसे कोई 20 लाख का ले लेता है, 25 लाख का ले लेता है, उतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख रुपये का लीजिए या 10 लाख का लीजिए और उसके बाद उसको टॉपअप करवा दीजिए। तो क्या होता है कि आपका प्रीमियम कम होता है। मान लीजिए सपोज कि आपने 10 लाख रुपया का लिया और उसमें आपका प्रीमियम जा रहा है, मान लीजिए कि 15,000 रुपया जो है साल का जा रहा है, और आपने टॉपअप करवा लिया उसमें 40 लाख रुपये का, तो 40 लाख में जो है आपको 2,000 रुपये में टॉपअप में काम हो गया। तो आपको एक तरीके से इंश्योरेंस जो है वो 50 लाख का हो गया, लेकिन उसमें आपको पैसा जो है कम जा रहा है। तो इस तरीके से आप उसमें अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जो गाड़ी खरीदने का जो रूल है कि जाकर लोग कार खरीद लेते हैं और पैसे जो है उसके फंस जाते हैं, तो कार खरीदने का ये रूल है कि जब आपका सालाना इनकम 25 लाख का हो जाए तभी कार खरीदिए। अदरवाइज ओला उबर से चलिए, मेट्रो से चलिए, बस से चलिए, जिससे चलना है चलिए, लेकिन 25 लाख से नीचे बिल्कुल मत खरीदिए, वो आपको नुकसान कर देगा। क्योंकि इसका भुक्तभोगी खुद मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने जो है 2005 में जो है कार खरीद लिया था, बड़ी गाड़ी खरीद ली थी, जो है सैलरी उतनी थी नहीं, तो उसने मेरे अच्छे खासे रकम को चट कर गया और उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसलिए गाड़ी खरीदने में बिल्कुल जो है रूल रेगुलेशन टाइट होना चाहिए, 25 लाख से ऊपर, और छोटी गाड़ी स्मॉल कार। और घर खरीदने का भी रूल है कि ऐसा नहीं कि नौकरी हुई और घर जाकर खरीद लिए, EMI के ट्रैप में आ गए, कुछ बचा ही नहीं, सेविंग ही नहीं हुआ। घर खरीदने का ये रूल है कि 15 साल जब आपका जॉब हो जाए तब जाकर आप घर खरीदिए। तो जो है ये चीज़ मैंने किया, मैंने जो अपना घर खरीदा वो 15 साल की जॉब के बाद ही खरीदा था। प्लॉट खरीदा मैंने, लेकिन जो घर रहने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा, लेकिन जो रहने वाला जो घर खरीदा वो 15 साल की नौकरी के बाद ही खरीदा। तो उससे क्या होता है कि आपके अच्छे खासे पैसे सेव हो जाते हैं, अच्छे खासे पैसे जो है इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो वो जो है रिटर्न मिलेगा। और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेंगे, और आपका एक कुलीग जो इन मनी मैनेजमेंट को ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप दोनों के बीच जो है ना, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आप दोनों के बीच जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो पैसे होंगे, उसमें कम से कम 10 से 20 गुने का फ़र्क हो जाता है। तो इस चीज़ को करके देखिएगा, डिसिप्लिन में है। और ये सब चीज़ें, जैसे स्क्रीनर है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, लक्ष्मण रेखा प्लेलिस्ट में है, ट्रेडिंग व्यू वो भी है, ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर वो भी है। अब अंतिम पॉइंट, वो बंधु जो कि 5 साल 10 साल अनुभवी हैं और शेयर बाज़ार में हैं, उनके लिए थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस अलग हो जाता है। वो जो ये तमाम चीज़ हैं उसको तो आप फॉलो कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ में अगर जो है आपको 200 DMA के ऊपर भी अगर हल्का सा मिलता है, 2-3% ऊपर भी मिलता है, तो आप उस शेयर्स को खरीदने का सोच सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना रिस्क खुद ही उसको मैनेज कर लीजिएगा। और दूसरी बात होती है कि एक चीज़ बड़ा अहम होता है जो है शेयर बाज़ार में, न्यूज़ कि न्यूज़ की खबर से जो है शेयर बाज़ार का जो है रेट कभी कभी बहुत तेज़ गिर जाता है, फंडामेंटली स्ट्रांग अगर शेयर है तब भी। तो उसमें आपको ये देखना है कि किसी न्यूज़ के कारण किसी शेयर्स के इसमें तेज़ गिरावट आई, तो फिर आप जाकर उसको चेक करेंगे कि भैया ये कंपनी ठीक ठाक है ना, सब कुछ है, तो वो आपको एक मौका देगा। जैसे कि मान लीजिए कि नेस्ले के साथ हुआ था कि मैगी वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद से उसका शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया था, और वो कंपनी कभी डूबने वाली कंपनी तो है नहीं, तो वो एक मौका था आपके लिए खरीदारी का। या अभी हाल में ही हुआ था कि कोटक महिंद्रा पे RBI ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसके कारण जो उसका शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया था, तो वो एक मौका था आपके खरीदने के लिए। ये जो अनुभवी लोग हैं उनके लिए कोई शेयर, ये जो 2 शेयर का जो नाम बोला मैंने, ये कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। तो इस तरीके से वो बंधु जो है उसको कर सकते हैं। प्लस वो अपना पोर्टफोलियो साइज भी जो है वो उम्र के हिसाब से उस पर जो है लार्ज कैप को कम रख सकते हैं, स्मॉल मिड कैप को ज़्यादा रख सकते हैं, वो तो रिस्क टेकिंग की बात है। तो ये है चीज़ें लब्बो लबा कि इसको, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको जाकर जो है ये तमाम चीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके हिसाब से फिर प्लेलिस्ट में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको देखिए, और आप अपने जो है डेली आधा घंटा इस पर समय बिताइए, इस पर होमवर्क कीजिए, शेयर्स जो आ रहा है उसको देखिए, खरीदिए, ऊपर नीचे देखते रहिए, उसका चार्ट, टेक्निकल ट्रेडिंग में उसका चार्ट जो है पिछले 1 साल तक का जाकर देखिए, 2 साल का जाकर देखिए, उसकी चाल को देखिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 साल के अंदर आप जो है बहुत कुछ समझने लगेंगे। आप जो आम लोग जो होंगे
उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर शेयर बाज़ार को अच्छी तरीके से समझने लगे। और दूसरी बात कि शेयर बाज़ार में क्या हो गया कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीदा, नंबर एक। दूसरा, आपने जाकर उसको टेक्निकल चार्ट के आधार पे जो है बिल्कुल सही समय पे खरीदा। तीसरी बात कि आपने पोर्टफोलियो का जो साइज रखा था वो उसको बिल्कुल जो प्रोफेशनल ढंग से मैनेज करके रखा। तो ये क्या होता है कि जब शेयर बाज़ार जब गिरता है, जैसे कि अभी गिर रहा है, तो ऐसे समय में आपका पोर्टफोलियो संभला रहता है। पोर्टफोलियो तब भी गिरेगा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद गिरेगा, लेकिन अगर किसी का 30% गिर रहा है तो आपका 10% ही गिरेगा, और ये फ़र्क है। और दूसरी बात कि जब बाउंस बैक करेगा तो स्वाभाविक है कि 10% वाले पहले आपको रिटर्न ज़्यादा दे जाएंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं।